हकीकत, हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देखिए जनादेश सोमवार से शुक्रवार हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और हम लेकर आ रहे हैं भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो, जहां अवसर मिलेगा ऐसी प्रतिभाओं को जिन्होंने विलुप्त होती हुई हमारी संस्कृति को आज तक अपने दम पर बचा कर रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे फोक म्यूजिक यानी लोक संगीत की। यदि आप हैं फोक सिंगर, लोक गायक और चाहते हैं कि पूरा भारत का दिल आप जीत लें मंच पर आकर, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ये ऑडिशंस बिल्कुल मुफ्त हैं। याद रहे, ये मौका है अपने राज्य को आगे लाने का, ये मौका है इतिहास बनाने का। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपने इस विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10 के साथ, जहां दिन भर की कई बड़ी खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर में किए दर्शन पूजन। दोपहर बाद तेलंगाना में करेंगे चुनावी रैलियां और रोड शो। शाम को हैदराबाद में अमीरपेट गुरुद्वारे में टेकेंगे मत्था। कोटी दीपोत्सव में भी होंगे शामिल। तेलंगाना चुनाव के लिए अंतिम चरण में प्रचार अभियान। आज अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई नेता करेंगे प्रचार। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत केसीआर और ओवैसी ने भी झोंकी ताकत। सिलकियाना सुरंग में ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू। श्रमिकों और उनके परिजनों के बीच बातचीत के लिए बनाई गई अतिरिक्त पाइपलाइन। सभी श्रमिक सुरक्षित। इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम के तीसरे दिन 17 बंधक रिहा। नेतन्याहू बोले, सभी बंधकों को वापस लाना उनका पहला लक्ष्य। बाइडेन से भी हुई अहम बातचीत। आज कार्तिक पूर्णिमा पर देश भर में मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव। वाराणसी में गंगा तट पर मनाई जाएगी देव दीपावली। और T20 सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 44 रनों से दी मात। सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 की बनाई बढ़त। और चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। मंदिर प्रशासन के आचार्य ने वैदिक विधि और परंपरागत रूप से पूजा अर्चना संपन्न कराई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर बताया कि तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि ये चौथी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए तिरुपति पहुंचे हैं। साल 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 3 बार यानी अक्टूबर 2015 में, जनवरी 2017 में और जून 2019 में भगवान
वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए तिरुपति तिरुमाला देवस्थान आ चुके हैं। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। और चलिए अब खबरें देखते हैं चुनावी राज्यों से। तो 4 राज्यों में हुई बम्पर पोलिंग के बाद अब बारी है दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की। यहां पर 30 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर वोटरों को साधने में लगे हैं। पीएम आज राज्य में 2 चुनावी जनसभाएं करेंगे, साथ ही साथ हैदराबाद में रोड शो भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अमीरपेट गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और फिर कोठी दीपोत्सव में भी शामिल होंगे। और तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह भी धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। शाह आज एक जनसभा करेंगे और 2 रोड शो भी करेंगे। पहली जनसभा उनकी करीमनगर में हजूराबाद विधानसभा क्षेत्र में होगी। दोपहर 1 बजे पेद्दापल्ले में रोड शो करेंगे। अमित शाह का दूसरा रोड शो दोपहर 2:30 बजे मंचेरियल में होगा। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही एक रोड शो भी करेंगे। पहले जगतियाल में टाउन हॉल रोड से ओल्ड बस स्टैंड तक उनका रोड शो होगा। इसके बाद दोपहर निजामाबाद बोधन में और उसके बाद बांसवाड़ा कामारेड्डी में रैली होगी। नड्डा की तीसरी और आज की आखिरी जनसभा कामारेड्डी में होगी। भाजपा के अलावा कांग्रेस भी मैदान में डटी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज मेडक जिले के नरसापुर विधानसभा में जनसभा करेंगे। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी भोंगीर, गढ़वाल और कोंडल में चुनावी सभा होगी। वहीं सत्ताधारी दल बीआरएस के चीफ के चंद्रशेखर राव जीत की हैट्रिक का दावा कर रहे हैं। लगातार उनकी रैलियों में लोक लुभावने वादे हो रहे हैं। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी घर घर जाकर संपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना।
ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पारादीप में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा आयोजित बोईता वंदना समारोह में भाग लेंगी और वो वर्चुअल माध्यम से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगी। वो पोर्ट टाउनशिप के लिए नए जलाशय और जल शोधन संयंत्र और अगली पीढ़ी के जहाज यातायात प्रबंधन और सूचना प्रणाली की आधारशिला भी रखेंगी। राष्ट्रपति मछुआरों से भी बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति कल ओडिशा के दौरे पर पहुंची थी। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मुंबई के दौरे पर होंगे। उपराष्ट्रपति श्रीमद राजचंद्र जी की जयंती आत्म कल्याण दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति श्रीमद राजचंद्र जी के भित्ति चित्र का अनावरण भी करेंगे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की स्थापना की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी लद्दाख प्राइड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि लद्दाख में शीघ्र ही दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य की स्थापना होगी। मंत्री ने बताया कि अभ्यारण्य की स्थापना भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से हो रही है, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबद्ध है। उन्होंने इस परियोजना में लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त BD मिश्रा की सक्रिय सहयोग के लिए उनकी सराहना की। डार्क स्काई रिजर्व पूर्वी लद्दाख के हानले गांव में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से के रूप में स्थित होगा। 1073 वर्ग किलोमीटर में फैला नाइट स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है और भारतीय खगोलीय वेधशाला के निकट भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ऑप्टिकल टेलीस्कोप 4500 मीटर की ऊंचाई पर हानले में स्थित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल के सप्ताह में उत्तरी चीन में बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि का संकेत देने वाली हालिया रिपोर्टों के मद्देनजर पर्याप्त सावधानी बरतने को कहा है। मौजूदा इन्फ्लुएंजा और सर्दी के मौसम को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, जिसके परिणाम स्वरूप श्वसन संबंधी बीमारी में वृद्धि हुई है। भारत सरकार इस पर बारीकी से नजर रख रही है। भारत सरकार ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए एक पत्र में उन्हें जन स्वास्थ्य और अस्पताल की तैयारियों की तुरंत समीक्षा करने की सलाह दी गई है। मानव संसाधन अस्पताल में फ्लू के लिए दवाएं और टीके, मेडिकल ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक, औषधियों, व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरणों, टेस्टिंग किट और रिएजेंट, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर की पर्याप्त उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं में संक्रमण की रोकथाम के पर्याप्त उपाय इसमें शामिल है।
और आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पाकिस्तान समर्थित गजवाए हिंद मॉड्यूल मामले में कई राज्यों में छापेमारी की। ये छापेमारी मध्य प्रदेश के देवास, गुजरात के गिर सोमनाथ, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और केरल के कोझिकोड जिले में संदिग्धों के परिसरों पर की गई। छापेमारी से उन संदिग्धों के पाकिस्तान स्थित अकाउंट्स के साथ संबंधों का भी पता चला, जिनके परिसरों की आज तलाशी ली गई। ये संदिग्ध हथकंडों के साथ प्रतिस्पर्धा में थे और गजवाए हिंद के कट्टरपंथी भारत विरोधी प्रचार प्रसार करने में शामिल थे। एनआईए की जांच के अनुसार भारत के क्षेत्र में गजवाए हिंद की स्थापना के नाम पर प्रभावशाली युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के उद्देश्य से समूह को पाकिस्तान स्थित संदिग्धों द्वारा संचालित किया जा रहा था। और अब अगली खबर, उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के लिए ऑपरेशन जिंदगी के तहत बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। 41 फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए ऑगर मशीन के अलावा अन्य विकल्पों पर खास काम जारी है। जानकारी के अनुसार पिछले रात तक 20 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। प्लाज्मा कटर आज दोपहर तक फंसे हुए ऑगर को हटाने का काम पूरा कर लेगा। बची हुई 12 से 15 मीटर की मैनुअल खुदाई आज से शुरू होने की उम्मीद है। वहीं 2 हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी की जा रही हैं। हालांकि इसे पूरा होने में काफी 10 दिन का समय लग सकता है। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में पुष्कर सिंह गैरी के घर पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को जल्द सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी श्रमिक सकुशल हैं। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग पर बचाव अभियान जारी है। पीएमओ की ओर से भास्कर खुलबे, मंगेश घिल्डियाल और उन्होंने आज सुबह बचाव अभियान के तहत चलाए जा रहे क्या कुछ कार्य हैं, उनका जमीन पर जाकर जायजा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में चल रहे बचाव अभियान पर कहा कि राहत और बचाव अभियान जारी है और सभी लोग मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने श्रमिक के परिवार से भी मुलाकात की। हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। टनकपुर चंपावत के हमारे श्रमिक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। जरूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया है सबको। और सिलक्यारा में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे संवाददाता ओपी यादव, जो पल पल की जानकारी, अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ओपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, लगातार युद्ध स्तर पर प्रयास जारी हैं। प्लाज्मा कटर के आने से उम्मीदें और बढ़ी हैं। उसके अलावा भी और जो विकल्प है वो तमाम विकल्प अपनाए जा रहे हैं। लगातार काम हो रहा है। खुद पीएमओ की ओर से भी लोगों ने आकर इसका जायजा लिया है। क्या कुछ है जमीन पर अपडेट इस समय, वो हमें बताएं। जी, बीते 12 नवंबर से जब से ये घटना घटी है तब से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। आपदा राहत और प्रबंधन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को बुलाकर इस टनल में ऑपरेशन किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये पहाड़ी है, ये नाजुक पहाड़ी है, इसको संवेदनशील हिमालयन पहाड़ी बोला जाता है, उसमें चुनौतियां जिस तरह बढ़ रही है उसको लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल पे काम किए जा रहे हैं। अभी 5 मोर्चों पे अलग अलग तरह से काम किए जा रहे हैं ताकि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मैनुअल और
परपेंडिकुलर, इन सभी एंगल्स पे न केवल ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है बल्कि खुदाई और मलबे को हटाने के अलावा अन्य रास्ते तलाशे जा रहे हैं। अभी हाथ जो ताजा रिपोर्ट है उसके अनुसार मेरे पीछे जो मैं बताना चाहूंगा सहयोगी कैमरामैन से कि ये व्यू दिखाएं, ये जो नज़ारा है ये है सिलक्यारा साइड टनल का। यहाँ पर जो अमेरिकन ओगर मशीन थी वो उसका ब्लड फंस गया था तकरीबन 25 mm के आयरन स्टोर और जो पाइप है उनमें। उसके बाद इस मशीन को रोक दिया गया और फिर उसके बाद प्लाज्मा कटर और लेजर कटर मंगवाए गए। वो लेजर कटर इससे लगातार बीते 24 घंटे में काम करते रहे। आज इन सबको हटा दिया गया है। जो इनके जो कटर के जो ब्लेड के जो आयरन स्टोन और वगैरह थे उनको भी बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें मैनुअली एक और दूसरी खुदाई का काम किया जा रहा है जिसमें आर्मी के इंजीनियरिंग कोर के और इसके अलावा जो नागपुर से इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के एक्सपर्ट और साथ ही साथ कुछ माइनिंग में काम करने वाले ऐसे जो लेबर मजदूर हैं उनको, और इसके अलावा जो जैसे मुंबई में सीवर लाइन में काम करने वाले श्रमिक हैं उनको, कई तरह के अलग अलग अनुभवशील व्यक्तियों को जो बहुत ही संवेदनशील और गहन तरीके से इस तरह के जो बहुत ही अंधेरे में काम करने वाले और जो पाइप और छोटे छोटे टनल में काम करने वाले व्यक्ति उनको यहाँ लाया गया है। तकरीबन 35 से 40 लोगों की यहाँ टीम आर्मी से आई हुई है। 6 लोग झांसी से आए हुए हैं। इसके अलावा मुंबई से 4 लोग आए हैं। साथ ही 4 लोग इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन से नागपुर से आए हुए हैं। सभी इस जो मैनुअली ड्रिलिंग के अलावा काम हो रहा है उसकी खुदाई का काम करेंगे। इसके साथ साथ एक दूसरे मोर्चे पर काम हो रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जो पहाड़ी पर जो चीड़ और देवदार के वृक्ष है इनके पीछे एक रास्ता बना हुआ है। यह रास्ता तकरीबन 1150 मीटर का है जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया और इसी रास्ते के आगे एक पॉइंट बनाया हुआ है जहां पर 1.2 मीटर व्यास का यानी 1200 mm का वर्टिकल ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा। और ये देर रात तक कल 20 मीटर हुआ था और अभी ताजा अपडेट ये है कि 35 मीटर तक इसकी खुदाई हो चुकी है। उसके साथ ही 14 मीटर की दूरी पर एक 8 mm का और एक पाइप की खुदाई की गई है जिससे भोजन और अन्य सामग्री पहुंचाएगी। वो तकरीबन 60 मीटर तक पहुंचा दिया गया। अभी उसका काम रोक दिया गया है लेकिन जो दूसरा वाला जो 1.2 मीटर व्यास वाला उसका काम जारी है। इसी के अलावा इसी पहाड़ी पर साइड में एक ONGC द्वारा भी परपेंडिकुलर सुरंग बनाने का काम जारी है और इसी के जो एंडिंग पॉइंट है इस सुरंग का ये उस पॉइंट पे तो ये काम चल ही रहा है। साथ ही साथ इनिशियल पॉइंट है जिसको बरकोट साइड हम बोलते हैं उस साइड में भी टिहरी जल विद्युत निगम द्वारा जो ड्रिलिंग का काम है वो किया जा रहा है। तकरीबन 12 से 15 मीटर की वहां भी खुदाई हो चुकी है। तो अलग अलग मोर्चों पे न केवल इसका काम चल रहा है बल्कि इनको रेस्क्यू पूरा करने के बाद आगे क्या किया जाए उसको लेकर भी मेडिकल चेकअप और अन्य चीजों की जानकारी जा रही है। और सभी आप मेडिकल चेकअप की बात कर रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है ओपी के यहाँ पर एक अस्पताल का भी जो है वो तैयारी की गई है। एक छोटा अस्पताल बनाया गया है जहां पर शुरुआती उन्हें सुविधा दी जाएगी लोगों को और उसके बाद में उन्हें आगे किस प्रकार उन्हें स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाए उसके कुछ बंदोबस्त किए गए हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। ये टनल में जब ऑपरेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद इसको पहले सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइज करने के बाद एनडीआरएफ की टीम इसके अंदर घुसेगी और जो स्ट्रेचर लेके जाएगी उन्हीं स्ट्रेचर पे जो मजदूर हैं अंदर फंसे हुए उनको बाहर निकालने का काम होगा। बाहर निकलते ही सबसे पहले जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी प्रारंभिक जांच करेगा और दूसरे मोर्चे पे सीएमओ जो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जो हॉस्पिटल का व्यू है उस साइड से जरा दिखाएं, वहां पे चीफ मेडिकल ऑफिसर लेवल के अधिकारी बैठे हुए हैं और यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 बेड लगे हुए हैं जिन पर आते हैं उनको बैठा के उनकी जांच की जाएगी। फिर जब ये हर तरह से स्वस्थ और सेहतमंद और तंदुरुस्त पाए जाएंगे जिस तरह से उनके पैरामीटर्स होते हैं क्योंकि तकरीबन 15 दिन से अंदर है तो कई तरह के उनमें विकार आ जाते हैं, मनोवैज्ञानिक स्तर पे भी उनको सेटिस्फाई किया जाएगा। और उसके बाद में जो 45 यहाँ पर मोबाइल वैन चली हुई हैं जो मेडिकल वैन है वो इनको लेके जाएगी सिलक्यारा से निकालकर। दूसरा एक जो उत्तरकाशी में उप जिला अस्पताल है वहां पर 45 बेड लगे हुए हैं, वहां पे इनको एक चिकित्सीय सुविधा दी जाएगी, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा इनकी जांच की जाएगी। मानसिक और शारीरिक रूप से जब ये ठीक पाए जाएंगे उसके बाद इनको देहरादून जोली ग्रांट एयरपोर्ट ले जाएगा और वहां से सीधा इनको एम्स ऋषिकेश शिफ्ट किया जाएगा। फिर वहां पर जब ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और मानसिक शारीरिक और हर तरह से ये स्वस्थ पाए जाएंगे तब इनको इनके घर भेजने का रास्ता स्पष्ट होगा। तो निश्चित तौर पर न केवल इस मोर्चे पे बल्कि बाहरी मोर्चे पे भी इनको बचाने के बाद किस तरह इनको पहुंचाना है, इनके स्वास्थ्य की जांच करनी है, सभी मोर्चों पर काम हो रहा है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार इस पे मॉनिटर
मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया, जो भास्कर खुलबे जी हैं पूर्व सलाहकार पीएमओ के, वो और साथ ही साथ मंगेश गिल्डिया जो पीएमओ में अभी अधिकारी हैं, वो यहाँ मौजूद है। बीते 8 दिन से वो यहाँ हर बारीकी से विषय की जांच ले रहे हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह यहाँ मौजूद है और राज्य के मुख्यमंत्री ने भी यहाँ अस्थायी सीएम कार्यालय बना लिया है उत्तरकाशी में। तो सभी लोग न केवल लगे हुए हैं बल्कि इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाकर मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि ओपी आपने भी पहले बताया था कि यहाँ पर सुरंग के अंदर जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनमें कई एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग कामों के, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ अलग एक्सपर्ट हैं, और ऐसे में उन्होंने भी सहयोग देने को कहा है। अपने स्तर पर वो अंदर से जो सहयोग कर सकते हैं वो करेंगे, यानी कि इसका मतलब ये माना जाए, और परिवारों से भी बातचीत लगातार हो रही है कि श्रमिक जो अंदर हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, इसीलिए वो सहयोग करने की भी बात कह रहे हैं। जी, अंदर जो 41 श्रमिक हैं उनमें कुछ 4 व्यक्ति सर्वेयर हैं, कुछ व्यक्ति अन्य कामों में सुपरवाइजरी का काम देखते हैं, कुछ को इंजीनियरिंग का अनुभव है और बाकी सब लेबर हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी के हैं जिनको बहुत सारा अनुभव है। और उन्होंने भी, जब ये अधिकारियों से बात हो रही है, उन्होंने भी अपना ऑप्शन बताया कि अगर जब कहीं ना ही काम बैठेगा तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लास्ट साइड से जहां हम खड़े हैं वहां से भी मैनुअली हम ड्रिलिंग करें, उनके पास भी कुछ उपकरण वगैरह है। तो ऐसा भी एक अंतिम ऑप्शन ये चूज किया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो उस साइड से भी वो अपने स्तर पर मैनुअली ड्रिलिंग करने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल ये ऑप्शन अपनाया नहीं गया, केवल इसमें विचार विमर्श हुआ है। रही बात इनके स्वास्थ्य की, तो दिन में 2 से 3 बार इनसे न केवल मनोवैज्ञानिक चिकित्सक बातचीत करते हैं, उनकी स्थिति जानते हैं और उनको मनोबल बढ़ाने के साथ साथ उनको प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा जो इनके परिजन यहाँ आए हुए हैं बीते 15 दिन से, उनसे भी लगातार इनका सतत संवाद हो रहा है। साथ ही साथ वो उनको हर तरह की सुविधाएं भी दे रहे हैं। अभी इनको खाने पीने, फ्रूट्स के अलावा और भी जो इनकी पर्सनल डिमांड होती है, कल किसी ने नेल कटर मंगवाया, एक ने टूथब्रश मंगवाया, एक ने कपड़ों की डिमांड की, तो जो भी चीजें आवश्यक है उनको पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि इनका जो बैलेंस डाइट इनको मिले, इसके लिए फ्रूट्स भी, संतरा और इस तरह के फल भी इनको भेजे जा रहे हैं। तो न केवल स्वस्थ है वहां, बल्कि मानसिक रूप से वो इस तरह तैयार भी। हमें अगर 5 दिन और भी लगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और हम पूरा हौसला बुलंद रखे हुए हैं। जो मुख्यमंत्री जिस परिजन के घर मिलने गए थे, उनका जो एक व्यक्ति है गब्बर सिंह नेगी, वो भी इसमें फंसा हुआ, एक और है, 2 उत्तराखंड के हैं। तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत एक्सपर्ट है और माइंस में काम करने का उसको कई सालों का अनुभव है और इस टनलिंग में काम करने का अनुभव है। तो बाकी जो मजदूर हैं उनका वो हौसला भी बुलंद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हमारी दैनिक जीवन का हिस्सा है, हम लोग यहीं रहते हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार हम सबको सकुशल बाहर निकालेगी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार और प्रशासन लगातार जुटा हुआ है, युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। आप अपनी नजर बनाए रखिए ओपी, आगे जो अपडेट होगी आपसे हासिल करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों से अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार को रायथू बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता वितरित करने की अनुमति वापस ले ली है। इससे पहले चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार को 28 नवंबर से पहले योजना के तहत वित्तीय सहायता वितरित करने को हरी झंडी दे दी थी। इस योजना के तहत सहायता अक्टूबर और नवंबर माह में वितरित की जाती है। चुनाव आयोग के नए फैसले से भारत राष्ट्र समिति की चुनावी लाभ लेने की योजना को बड़ा झटका लगा है। आचार संहिता के उल्लंघन के इस मामले को देखते हुए आयोग ने फैसला लिया है कि रायथू बंधु योजना के तहत रबी सीजन की किस्त के वितरण के लिए 25 नवंबर के अपने पत्र के माध्यम से दी गई अनुमति तुरंत वापस ली है और अब रायथू बंधु योजना के तहत वित्तीय सहायता का वितरण नहीं किया जाएगा। और अब अगली खबर, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर की श्रेणी में दर्ज किया गया है। लगातार बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय बन गया है। दिल्ली के कई एक इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। प्रदूषण की वजह से दृश्यता पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषित वातावरण और सर्द मौसम हृदय के लिए खतरा बढ़ा देता है। ऐसे में उन लोगों के लिए जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं जो पहले से रोगग्रस्त हैं। बचाव के लिए क्या कुछ सावधानी रखी जाए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
जैसे जैसे तापमान कम होता है और सर्दी बढ़ती है, हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में वायु प्रदूषण का बढ़ा हुआ स्तर स्वास्थ्य के लिए खतरे और जटिलताएं बढ़ा सकता है। इसके कई दुष्परिणाम होते हैं। प्रदूषित वातावरण में रहने से हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप से प्रभावित लोग और ऐसे लोग जो पहले से ही बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। पोल्यूशन की वजह से कई बीमारियां होती है। आंख में इरिटेशन, ब्रेन में समझना कम, ड्राउजीनेस जिसे कहते हैं, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। लंग्स में तो आपको पता ही है कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनियाज, सब चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है, सब बीमारियों की मात्रा बढ़ जाती है। जिनके लंग्स वीक हैं उनको तो और ये परेशानी इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा हो जाती है। हार्ट पेशेंट्स वो डिटोरेट कर जाते हैं, हार्ट अटैक्स ज़्यादा हो जाते हैं, हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। हर तरीके से ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के हमारे लंग्स के थ्रू धमनियों में घुस के कई तरह की हानिकारक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अधिक सर्दी में सुबह सुबह सैर के लिए बाहर जाना हानिकारक साबित हो सकता है और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि समस्या के लक्षण हो तो उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्लियर एडवाइस यही है कि एक्सरसाइज घर के अंदर करें, बाहर में एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि ये पोल्यूशन आप ज़्यादा ब्रीथ करेंगे। फास्ट वॉकिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर जाना कम से कम रखें। घर ही में सब तरह की कोशिश करें कि सब कुछ करें। अगर बाहर जाना भी पड़े तो ये टाइम है N95 मास्क लगाने का। एल्डरली फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको ज़्यादा परेशानी होती है, उनको वैक्सीनेशन दिलवाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वैक्सीनेशन से वायरल इन्फेक्शंस और निमोनिया से हम बच सकते हैं। इसी तरह घर की जब अंदर रहते हैं तो विंडोज़ को बंद रखें कि ये पोल्यूशन घर के अंदर ना आए। अगर हवा चलती है तो फिर विंडोज़ खोल सकते हैं कि पोल्यूशन निकले। और एयर प्यूरिफायर्स वाकई हेल्प करते हैं। सर्दियों में हृदय रोगी विशेष सावधानी रखें और सभी लोगों को अपने हृदय का ख्याल रखना चाहिए, जिससे हृदय स्वस्थ और सुरक्षित रहे। सर्दी के मौसम में यदि वायु प्रदूषण का स्तर अधिक हो तो सावधानी अवश्य रखें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि आज कार्तिक पूर्णिमा है और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र दिन पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। सिख समुदाय आज के दिन को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाता है। गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे को फूलों से सजाया जाता है। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है और लंगर करवाए जाते हैं। गुरु नानक का सबसे अहम संदेश था कि ईश्वर एक है और हर इंसान ईश्वर तक सीधे पहुंच सकता है। गुरु नानक जयंती के अवसर पर स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में कहा है कि गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं देश और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों, विशेष रूप से सिख भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देती हूं। गुरु नानक देव जी ने समाज को निस्वार्थ सेवा का महत्व समझाया और सबको प्रेम, शांति और करुणा के जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। आइए आज देव दीपावली के दिन हम भाईचारे और सद्भाव के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में कहा है कि श्रद्धा,
भक्ति और दैवीय उपासना की भारतीय परंपरा से प्रकाशित पावन पर्व कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की असीम शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये पावन अवसर देश भर के मेरे परिवारजनों के जीवन में नई रौनक और स्फूर्ति लेकर आए। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में कहा है कि आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा एवं देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय लोक आस्था और संस्कृति से जुड़ा ये पावन पर्व महादेव और काशी के अटूट संबंध का प्रतीक है। पवित्र स्नान और दीपदान से जुड़ा ये पर्व आप सभी के जीवन में नया उत्साह और उल्लास लेकर आए, यही महादेव से कामना है। आज वाराणसी में देव दीपावली भी मनाई जाएगी। आज के दिन न सिर्फ गंगा नदी के घाटों को बल्कि पूरे शहर को सजाया गया है। आज घाटों पर मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर पृथ्वी को प्रलय से बचाया था और इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध भी किया था। इस खुशी में देवताओं ने इस दिन दीपावली मनाई थी। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पूजा अर्चना हो रही है। श्रद्धालु आज सुबह से ही वाराणसी और हरिद्वार समेत देश भर की पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। आज के दिन इसका खासा महत्व भी है। सभी जगह प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के संबंध में अभी पुलिस के द्वारा एक ब्रीफिंग की गई थी पुलिस की, जिसमें पुलिस की लगभग सारी जो अरेंजमेंट्स हैं वो संपूर्ण कर लिए गए हैं और उसमें हम लोग के द्वारा आगे की जो कार्रवाई है उसमें आज एक ब्रीफिंग की गई थी। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 9 प्रमुख जोनों में और 33 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी और अन्य अधिकारी लगे हैं। साथ में पर्याप्त पुलिस बल इनको दिया गया है। ट्रैफिक की ड्यूटियां अलग असाइन करके उनको भी ब्रीफिंग की गई है। इस तरीके से जो डाइवर्जन प्लान है वो भी डिस्कस हुआ है और बाकी सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से ये मेला संपर्क कराने का हम लोग हाँ, जिस तरीके से जो अभी पार्किंग की स्थिति है या होटलों और धर्मशालाओं की स्थिति है, तो इस बीच ऐसा अनुमान है कि भीड़ रहेगी इसमें। तो देव दीपावली पर जब से प्रधानमंत्री ने काशी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, तभी से यह अंतर्राष्ट्रीय त्योहार बन गया है। इस बार लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंच चुके हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए गंगा में अलग व्यवस्था की जा रही है। देव दीपावली की तैयारी पूरे जोरों शोर से चल रही है। हर विभाग लगा हुआ है अपने अपने काम के लिए। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जेटी है जो तैयार हो रही है। चूंकि इस बार कई देशों के लगभग 70 देशों के प्रतिनिधि भी देव दीपावली देखने के लिए आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के भी कई मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे देव दीपावली में। और ये जेटी लगाई जा रही है जो लगभग 5 किलोमीटर बीच गंगा में लगाई जाएगी, जिससे कि लोगों की सुरक्षा बनी रहे और लोग देव दीपावली का जो लुत्फ है जो उसको उठा सकें, देख सकें। सभी घाटों पर दियों से सजाने का काम शुरू हो चुका है और एक भव्य लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया जाएगा चेत सिंह किले में। इसके साथ ही गंगा के उस पार भी दिए जलाए जाएंगे और लगभग 21 लाख दियों से पूरे घाटों को सजाया जाएगा इस देव दीपावली के अवसर पर। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, राजघाट, वाराणसी। तो देव दीपावली पर घाटों को निहारने के लिए नाव या फिर क्रूज, यही सबसे अच्छी व्यवस्था है। और इस बार क्रूज किस प्रकार से अपने यात्रियों के लिए तैयार है, इस पर डीडी न्यूज ने बात की है अलकनंदा क्रूज के मैनेजर से। देव दीपावली काशी में अद्भुत होती है, विहंगम होती है और हो भी क्यों ना, क्योंकि यह मनाया ही जाता है बाबा विश्वनाथ की विजय के उपलक्ष्य में और काशी तो बाबा विश्वनाथ की ही है। आप अगर देव दीपावली पे यहाँ आते हैं
नाव से देख सकते हैं विहंगम दृश्य घाटों के। नाव तो इस समय फुल हैं, यहाँ के होटल लॉज सब फुल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो अद्भुत चीज चलाई है यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने, वो है क्रूज। और क्रूज की क्या स्थिति है देव दीपावली में, इसके लिए हम बात करेंगे। मैनेजर हैं क्रूज के अलकनंदा जो कंपनी है उसके, जयंत जी। जयंत जी, क्या स्थिति है देव दीपावली में, और उसके 1-2 दिन आगे पीछे का भी बताइए। ये देखिए, देव दीपावली जैसा कि आप जानते हैं कि काशी का सर्वाधिक लोकप्रिय जो त्यौहार है, साल भर का सबसे बड़ा आयोजन होता है, और इस बार प्रदेश सरकार ने इसको राजकीय उत्सव घोषित करके उसका और कई गुना उसका महत्व बढ़ा दिया है। तो हमारे क्रूज़ पे भी हमें सौभाग्य मिल रहा है 70 देशों के राजदूतों का स्वागत करने का, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी वरिष्ठ मंत्रीगण आ रहे हैं, और उसके अलावा हमारे जो पर्यटक हैं उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है अपने क्रूज़ पे। तो बहुत ही बड़ा आयोजन हो रहा है, भव्य आयोजन हो रहा है, जैसा कि घाटों पे भी होगा। लेज़र शो, लाइट एंड साउंड शो, फायर क्रैकर शो के साथ सभी कुछ आयोजित किया जाएगा। तो उसको हम भी अपने क्रूज़ के माध्यम से अपने पर्यटकों को उसका भी अनुभव कराएंगे। देश ही नहीं, विदेशों के 70 प्रतिनिधि भी देखेंगे इस बार की देव दीपावली, और उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय उत्सव घोषित कर रखा है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, संत रविदास घाट, वाराणसी। और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बोईता बंदना उत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग नदी तट पर नाव बनाकर ले जाते हैं और उसमें दीप जलाकर प्रवाहित करते हैं। इस मौके पर सुबह सुबह लोग नदियों में स्नान करते हैं। ये त्योहार समुद्री परंपरा का हिस्सा है, जिसे कलिंगा के समुद्री व्यापार इतिहास के लिए एक वसीयतनामा के रूप में मनाया जाता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार बात होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा की। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मेरठ के खरखौदा प्रखंड में ग्रामीणों को केंद्र की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना, पोषण आहार के साथ स्वास्थ्य संबंधित सभी जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में इफ्को द्वारा ड्रोन के माध्यम से किसानों को खेत में ले जाकर नैनो लिक्विड यूरिया छिड़काव के बारे में भी जानकारी दी गई। गांव में ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कठपुतली नृत्य के माध्यम से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। कार्यक्रम में लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने अनुभव भी साझा किए और सेल्फी पॉइंट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी भी ली। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। यात्रा के तहत वैन के जरिए 777 ग्राम पंचायतों में केंद्र की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। विजयनगरम जिले में शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा अगले साल 26 जनवरी तक जारी रहेगी। इस मौके पर ZPCEO राजशेखर ने सभा को संबोधित किया और लाभार्थियों से विभिन्न योजनाओं से मिलने वाले फायदे को लेकर बात की। विजयनगरम जिले के चेल्लूरू गांव की उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों ने मुफ्त गैस कनेक्शन मिलने पर मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। कुल्लू जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा में दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारी
केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी जनता को दे रहे हैं। कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को घर पर मिल रहा है, जिससे जनता को फायदा मिला है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत में जाकर लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से विभागीय अधिकारियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत में जाकर लोगों को योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। कुल्लू जिले में 13 दिसंबर तक दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में ये यात्रा चलेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्र सरकार ने बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित की है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता को केंद्र सरकार की सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बताया जा रहा है। जो गवर्नमेंट का एक मंशा है कि सबको जो है वित्तीय समावेश बोलते हैं, मतलब बैंकिंग चैनल से जोड़ना है, वो कम से कम इस इलाके में सब लोग जुड़े हुए हैं। जिन लोगों के पास नहीं है बैंक, आपको जहाँ पर सबसे नजदीक बैंक पड़ता है या जहाँ पर आप लोगों का खाता चल रहा है, वहाँ पर जाके आप खाता खोल सकते हैं, एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो हमारे 20 रुपए वाले बहुत छूटे हुए हैं। एक है 436 रुपए वाला, 20 रुपए वाला एक्सीडेंटल का है, मतलब उसमें अगर किसी का डेथ हो जाए तो 2 लाख का मिलेगा उसके परिवार को। कोई अपाई हो जाए, दोनों टांगे चले जाए, दोनों हाथ चले जाए, उसको मिलेगा 2 लाख का, और एक टांगे एक पाँव चले तो 1 लाख का। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए आम जनता तक केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी को पहुंचाई जा रही है। इससे दूर दराज के ग्रामीणों को फायदा पहुंच रहा है। तुलसी भारती की रिपोर्ट, कुल्लू। और अब बात कारोबार की। भारत और यूरोपीय संघ ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र पर सहयोग को मजबूत करने और सेमीकंडक्टर आपूर्ति आसान बनाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और यूरोपीय आंतरिक बाजार आयुक्त थियरी ब्रेटन ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ONGC ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को करीब 45 लाख टन कच्चा तेल बेचने के सौदे पर हस्ताक्षर किए। कंपनी के तेल की कीमत मौजूदा ब्रांड कच्चे तेल की कीमत के साथ 1% पर तय की गई। एयरबस के लिए C295 परिवहन विमान कार्यक्रम के प्रमुख जॉर्ज टैमरिट डेगनहार्ट ने एक साक्षात्कार में बताया कि भारत की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को व्यापक बनाने के साथ साथ देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए नए उत्पादों को लॉन्च करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाने की योजना बना रहा है। दूध, अंडा और मांस के उत्पादन में 2022 से 23 से पिछले 5 वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा जारी एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। हालांकि इस दौरान ऊन उत्पादन में गिरावट हुई है। ITC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी फॉर्च्यून पार्क होटल्स ने तमिलनाडु के तिरुपुर में अपनी नई संपत्ति का उद्घाटन करते हुए राज्य में अपनी उपस्थिति मजबूत की। ITC लिमिटेड ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि देश के हौजरी परिधान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध तिरुपुर में नई संपत्ति का उद्घाटन दक्षिण भारत में फॉर्च्यून होटल के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूं तो पहाड़ी अंचल वाले जनपद सोनभद्र में कमोबेश पूरे वर्ष पानी की किल्लत कहीं न कहीं बनी रहती है और इस समस्या से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन और कॉरपोरेट घराने अपने अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। लेकिन इस सबसे इतर समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए बूंद बूंद पानी बचाकर भूजल स्तर को रिचार्ज करने में जुटे हुए हैं और साल भर काम करते रहते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। सोनभद्र जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुसही गांव के रहने वाले हैं 70 वर्षीय डॉक्टर जयनारायण तिवारी। डॉक्टर तिवारी पिछले 5 सालों से अपने सहयोगियों के साथ वर्षा के जल और घरेलू उपयोग से निकलने वाले पानी को संरक्षित तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उसका उपयोग अपनी बागवानी को सिंचित करने के लिए भी कर रहे हैं। श्री तिवारी इसी पानी से अपने 2 बीघा के परिसर में मौसमी फल और सब्जियों के साथ साथ औषधीय खेती भी कर रहे हैं।
डॉक्टर जयनारायण लोगों को एक एक बूंद के महत्व को तो समझाते हैं ही, साथ ही साथ पानी को संरक्षित करने के लाभ को भी लोगों को बताकर उनसे जल संरक्षण का संकल्प भी करवाते हैं। जिस फैक्ट्री का इंचार्ज था वहाँ पानी की बड़ी कमी थी। 7 बोर हम लोगों ने बनाए, उसमें केवल एक में 1-1.5 इंच पानी मिला। फिर ऐसा सिलसिला हुआ, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में आया। वो भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पानी नहीं है। जायकवाड़ी एक डैम है, वहाँ से पानी आता है पाइप में, और मेरा 6 लोगों का परिवार, उसको केवल 500 से 1000 लीटर पानी प्रतिदिन मिलता था। अब ये पानी एक परिवार चलाने वाले को ही समझ में आएगा कि कितना कम और कितना कठिन होता है। एक दिन पानी न आए तो उसी को बचा के रखना है दूसरे दिन के लिए। तभी से प्रेरणा आई कि अगर मैं कभी भी स्वतंत्र हो पाया तो मैं अपने लिए अपना पानी खुद बचा के रखूंगा। सोनभद्र में जहाँ गर्मियों में मैं हमेशा देखता था कि टैंकर चलते हैं और पूरी वाटर सप्लाई कुछ बोर से की जाती है, तो मुझे लगा कि अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं सोनभद्र में मुझे भी वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना के करना चाहिए। और पहला कदम मेरा वही था कि मैंने एक करीब 30,000 लीटर का पानी का टैंक यहाँ बनवाया। 2018 से शुरू हुआ और जून में मैंने बना के रेडी कर दिया था कि अगली बरसात में मुझे पानी मिल जाए। जयनारायण तिवारी और उनके सहयोगी पुराने कुओं और निष्क्रिय पड़े बोरिंग्स के पास पिट का भी निर्माण करवाते हैं, जिससे इन जल स्रोतों में जल का स्तर सुधरता है और धीरे धीरे जल स्तर बढ़ने लगता है। पिट के निर्माण में पानी को गंध रहित और साफ रखने के लिए जलकुंभी के साथ साथ परंपरागत कोयला पत्थर और बालू का भी उपयोग किया जाता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सोनभद्र से सुनील तिवारी की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। गाजा पट्टी में संघर्ष विराम का चौथा और अंतिम दिन है। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष विराम के तीसरे दिन हमास ने 13 इजरायली बंधकों और 4 विदेशी नागरिकों को रिहा किया। विदेशी बंधकों में थाईलैंड के 3 नागरिक और 1 रूसी नागरिक शामिल है। हमास के साथ समझौते के बाद इजरायल लगातार फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा कर रहा है। संघर्ष विराम के तीसरे दिन इजरायल ने 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। समझौते के तहत इजरायल ने पहले दिन 39 बच्चे और महिला बंधकों को रिहा किया था। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम से गाजा वासियों को राहत मिली है। उत्तरी गाजा में संयुक्त राष्ट्र ने बीते 1 महीने में सबसे बड़ी मानवीय सहायता शिपमेंट भेजी है, जिसमें बच्चों के लिए उच्च ऊर्जा वाले बिस्किट, विटामिन की गोलियां और साथ ही मेडिकल किट भी शामिल है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। नेतन्याहू ने बाइडेन से कहा कि अस्थायी संघर्ष विराम के बाद इजरायल पूरी ताकत के साथ अपने सैन्य अभियान में जुट जाएगा। पश्चिम अफ्रीकी देश सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में सैन्य बैरकों पर बंदूकधारियों के हमले के बाद देशव्यापी कर्फ्यू लागू हो गया है। राष्ट्रपति जूलियस मादा बायो ने इसकी घोषणा की है। ग्रीस में लेस्बोस द्वीप के पास तूफानी हवाओं के कारण एक मालवाहक जहाज डूब गया। जहाज में सवार 4 भारतीयों समेत 14 लोग लापता हैं। बुल्गारिया में भारी बर्फबारी के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर सड़कों पर बर्फ जमा होने के कारण यातायात प्रभावित हुई है। मोंटाना क्षेत्र से राजधानी सोफिया की ओर जाने वाली एकमात्र सड़क पेट्रोहान दर्रे पर यातायात कठिन हो गया है। क्रिस्टोफर लक्सन ने आज न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। देश के प्रमुख गवर्नर जनरल सिंडी किरो ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों सहित नेशनल पार्टी के नेता क्रिस्टोफर लक्सन को न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। क्लाइमेट टाइम मशीन के जरिए नासा पृथ्वी में आए जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहा है। ये मशीन पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और ध्रुवों को पिघलते हुए दिखाती है। और अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 44 रनों से जीत लिया और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है।
भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष युगल फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। फाइनल में भारत की जोड़ी को चीन की जोड़ी ने हराया। राजधानी दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मैस्कट लोगो और जर्सी लॉन्च की गई। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर के बीच किया जाएगा। पहले संस्करण में 1400 से अधिक प्रतिभागी 7 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दौरान स्पर्धाओं का आयोजन 3 आयोजन स्थलों पर होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द देकर न केवल पैरा एथलीटों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को बदला है, बल्कि सोच को भी बदला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। बंदी जीवन, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इन अंग्रेजों को मनमानी करने देंगे। गांधी जी को ये बताना चाहता हूँ कि अहिंसा का मार्ग स्वराज प्राप्त करने के लिए काफी नहीं है। अब वक्त आ गया है बड़ा धमाका करने का। सर को बताओ क्या होने वाला है इंडिया में। जिस क्रांति की योजना बनाई जा रही है वो आज तक के इतिहास से सबसे बड़ी क्रांति होगी। मिस्टर सचिंद्र नाथ सान्याल, यू आर फिनिश्ड। स्वराज में देखिए सचिंद्र नाथ सान्याल की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दूरदर्शन लेकर आ रहा है भारत का पहला फोक सिंगिंग रियलिटी शो, जिसका नाम है भारत का अमृत कलश, जिसके ऑडिशंस हो रहे हैं भारत के हर राज्य में। यदि आप हैं एक लोक गायक, यदि आप हैं एक फोक सिंगर और आपकी आयु 18 से ऊपर है, तो आज ही इन नंबर्स पर कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कीजिए, पंजीकृत कीजिए। यह है एक सुनहरा मौका अपने राज्य के लुप्त होते हुए एक फोक संगीत, फोक म्यूजिक को हर भारतीय तक पहुंचाने का, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर चाहता है आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेगा। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।